हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की स्ट्रैटेजी सीरीज़ में हम इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनकन्वेंशनल ऑप्शनल है। अगर आपको रीडिंग राइटिंग का शौक़ है, बचपन से अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, तो आपको ये ऑप्शनल बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका प्रोज क्या है, मतलब क्या क्या फ़ायदा है इंग्लिश ऑप्शनल को लेने का। सबसे पहला फ़ायदा है कि इसमें लिमिटेड कोर्स है। इसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा था पहले, उसके नोट्स बना के रखे हुए, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट ईयर भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका बाई एनी चांस आपको सेकेंड अटैम्प्ट देना पड़े तो यहाँ पे ये काफ़ी हेल्प होती है। बाकी हमने PSIR ऑप्शनल की पिछले बार बात की थी, तब हमने देखा था कि हर साल करंट जो है अपडेशन हमें करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है इंग्लिश ऑप्शनल का, वो ये है कि इसका कोर्स लिमिटेड है, इसीलिए करंट अपडेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा बहुत ही अच्छा एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे, अगर आपने जो है एक नोवेल ले लिया, मान लीजिए आपने जो है टेस्ट ऑफ द डे अवरवेल्स लिया है, तो अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देखेंगे, कहीं ना कहीं मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी आप पहले से उनके सैम्पल आंसर्स बना के रख सकते हैं। ये दूसरा आपका एडवांटेज है। तीसरा है कि अवेलेबिलिटी बहुत है मटेरियल की। आपको इंडियन साइट्स पे तो नहीं मिलेगा, इंडियन मटेरियल की कमी है, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। बहुत अच्छी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपका ग्रेड सेवर हो गया, या फिर आपका जो है लिट चार्ट हो गया, तो स्पार्क नोट्स हो गए, तो इस शूम्प हो गया। तो इस तरह से आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। मटेरियल बहुत अवेलेबल है। आप ऑडिबल का यूज़ कर सकते हैं, आप जो है एक और जो ऑडियो बुक्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट सारी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं आपकी जो है ऑडियो बुक में। तो पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम बुक्स को जो है साथ साथ इनके पढ़ते रहते हैं, ऑडियो बुक्स के अगर साथ पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। फिर बाकी सब्जेक्ट्स में आपको काफ़ी हेल्प होगी, स्पेशली अगर आपको ऐसे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके जो कोई फिलोसफिकल ऐसे आ गया, तो वहाँ पे आप कुछ कोटेशंस जो है कोट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी कोट है, माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। तो इस तरह की जो कोट्स हैं, इनको आप यूज़ करके और ज़्यादा स्पाइसी अपने आंसर्स को बना सकते हैं। ऐसे में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको लिटरेचर पढ़ना समझना अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छी रिस्पाइट है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं एडिशनली कुछ पढ़ रही हूँ। मुझे काफ़ी मज़ा आया था। बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने पहली बार टेस्ट को पढ़ा था, तो मेरे टीयर्स तक निकल के आ गए थे। इतना ज़्यादा जो है इमोशनल वो सरचार्ज थी। इसी तरह से जब मैंने पैराडाइज लॉस्ट को पहली बार पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। इन मेमोरियम को पढ़ के मैंने जो है एक एक सारी जो कैंटोज है, सभी सारे कैंटोज पढ़े थे। इन मेमोरियम को पढ़ के सैडनेस, एगनी, फेथ, ये सारी चीज़ें जो है मन में इस तरह के इमोशंस उजागर हुए थे। इसी तरह से जब रेप ऑफ द लॉक पढ़ा था, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था पढ़ने में। तो इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं इन सब्जेक्ट्स को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फिर इस ऑप्शनल के बहुत कम बच्चे होते हैं, इसीलिए अगर आपको काफ़ी कम जो है कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तो ये एक दूसरा एडवांटेज है जो इंग्लिश में आपको मिल जाता है। जब मैं मेंस एग्ज़ाम लिखने गई थी, तो पूरे जो हॉल में इंग्लिश लिटरेचर के बस हमारे स्कूल में केवल 2 बच्चे थे। तो आप ये देख लीजिए, आपको जो है बहुत कम लोगों से थोड़ा सा बेटर होना है। तो ये आपके लिए एडिशनल एडवांटेज है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो मेंस में आपको काफ़ी ईजी सेल हो जाएगा, अगर आप अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर लेते हैं। अब इसका सिलेबस क्या है, तो किसी भी ऑप्शनल से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है इसका, सबसे पहले आपका पेपर 1 में सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आपको जो है शॉर्ट नोट आते हैं। शॉर्ट नोट में रेनेसां से आ सकता है, एलिजाबेथियन और जेकोबियन ड्रामा से आ सकता है, मेटाफिजिकल पोइट्री का आएगा, एपिक और मॉक एपिक में क्या डिफरेंसेस हैं, न्यू क्लासिसिज्म क्या होता है, सटायर क्या होता है, रोमांटिक मूवमेंट क्या है, राइज ऑफ नोवेल वाली एज हमें दिखनी है, और विक्टोरियन एज। तो इन सब के आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। अगर आपको ये पसंद आएगा और आप अगर मेरे को कमेंट बॉक्स में कहेंगे बनाने के लिए, तो इनके मैं आपको जो है वीडियो नोट्स बना के दे दूंगी, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब सेक्शन ए में आपको यहाँ पे कुछ ड्रामा होते हैं सेक्शन ए में, और कुछ पोएम्स होती हैं। तो ड्रामा में आपको विलियम शेक्सपियर के 2 ड्रामा पढ़ने हैं, किंग लियर और टेम्पेस्ट। जॉन डन की जो है आपको पोएम्स पढ़नी है, सारी पोएम्स नहीं पढ़नी। पहली पोएम है कैनोनाइजेशन, ये पढ़नी है। फिर डेथ बी नॉट प्राउड, ये पढ़नी है। द गुड मॉरो, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, द रेलिक। उसके अलावा
तीसरे नंबर पे आपको जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ना है। तो पैराडाइज लॉस्ट की सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बस हमें बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 4 और बुक नंबर 9 पढ़ना है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आप बुक नंबर 2 पढ़ रहे हैं तो आप बुक नंबर 3 भी पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है हेवन और हेल के बीच में, तो आपको बुक नंबर 3 से वो कंपैरिजन ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगी पैराडाइज लॉस्ट का 1, 2, 3, 4 और 9 वाला बुक आपको पढ़नी है। फिर अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक पढ़नी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हंसी वाली, मजाक वाली है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी ये। तो ये एक मॉक एपिक है, ये आपको पढ़नी है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स पढ़नी है, जैसे कि ओड ऑन इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, टिंटर्न एबे, 3 years she grew, she dealt among untrodden ways, ये पास्टोरल पोएम्स हैं ये दोनों। माइकल पढ़नी है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पढ़नी है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये पढ़नी है। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर और अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। फिर आपको एल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम पढ़नी है। हेनरिक इब्सन की आपको अ डॉल्स हाउस पढ़ना है। अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें पेपर 1 में, तो वहाँ आपको जॉनथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ना है। जेन ऑस्टिन की आपको नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़नी है। हेनरी फील्डिंग की नोवेल टॉम जोन्स पढ़नी है। चार्ल्स डिकन्स की नोवेल हार्ड टाइम्स पढ़नी है। जॉर्ज इलियट की नोवेल है द मिल ऑन द फ्लॉस, बहुत ही अच्छी नोवेल है, ये आपको पढ़नी है। थॉमस हार्डी की ये मेरे को सबसे अच्छी नोवेल लगी सभी में, टेस्ट ऑफ द अवरवर्ल्ड्स, ये आपको पढ़नी है। मार्क ट्वेन की आपको एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन पढ़नी है, ये आपकी पेपर 1 में है। तो पेपर 1 में यूजुअली आप बहुत क्लासिकल लिटरेचर पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको ना भी समझ में आए। थोड़ा सा मेरे को पेपर 2 इजी लगा था पेपर 1 के कंपैरिजन में पहली बार में, बट जब ठीक से स्टडी की तो मुझे पेपर 1 में भी काफ़ी मज़ा आया था। अब पेपर 2 देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें पेपर 2 में। पेपर 2 में जो शॉर्ट नोट्स आएंगे उसमें हमें मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ना है। पोएट्स ऑफ 30s क्या होता है ये देखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जो नोवेल है, स्पेसिफिकली इसमें हमारा जो एक नोवेल दिया हुआ है आपका वर्जीनिया वुल्फ का है, मिसेस डैलोवे, तो उससे रिलेटेड आपको ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्या मीनिंग है वहाँ से रिलेट करके पढ़ना है। एब्सर्ड ड्रामा, ये आपका वेटिंग फॉर गॉडॉट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो एब्सर्ड ड्रामा पढ़ना है। कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ना है आपको। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, कांथापुरा से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट, साइको एनालिटिकल एंड फेमिनिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें हमें शॉर्ट नोट में प्रिपेयर करनी है। फिर अगर हम पोएम सेक्शन ए की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको जो पोएट पढ़ने हैं वो हैं W.B. ईट्स, इनकी पोएम्स में से ईस्टर 1916 पढ़नी है आपको। सेकंड कमिंग पढ़नी है। सेलिंग टू बाइजेंटम पढ़नी है। द टावर पढ़नी है। एमंग स्कूल चिल्ड्रन पढ़नी है। लेडा एंड स्वान पढ़नी है। मेरू पढ़नी है। लैपिस लजूली आपको पढ़नी है। फिर T.S. इलियट की पोएम्स में से आपको द लव सॉन्ग ऑफ J. एल्फ्रेड वुल्फ्रॉग पढ़ना है। जर्नी ऑफ मेजाई पढ़नी है। बर्न्ट नॉर्टन, ये आपका 4 क्वार्टेट्स में से आता है, ये पढ़ना है आपको। W.H. ऑर्डन की पोएम्स में से पार्टीशन पढ़ना है। म्यूजिक व्यूज आर्ट पढ़ना है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स पढ़ना है। ले योर स्लीपिंग हेड माई लव पढ़ना है। अननोन सिटीजन, बहुत अच्छी पोएम है, ये आपके मेंस 2019 में आई भी थी, ये पढ़नी है। कंसिडर पढ़ना है। मुंडूस एट एनफांस पढ़ना है। शील्ड ऑफ एक्लीस पढ़नी है। सितंबर 1, 1939 और पेटिशन, तो ये आपकी पोएम्स हैं W.H. ऑर्डन की। फिर आपको 2 ड्रामा और पढ़ने हैं, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडॉट। फिर फिलिप लार्किन की पोएम्स में से नेक्स्ट प्लीज पढ़नी है। डिसेप्शंस पढ़नी है। आफ्टरनून्स पढ़नी है। फिर आपको डेज पढ़नी है। मिस्टर ब्लीनी पढ़नी है। मिस्टर ब्लीनी मुझे काफ़ी पसंद आई थी पोएम। फिर A.K. रामानुजन की पोएम्स में से हमें लुकिंग फॉर ए कजिन ऑन ए स्विंग पढ़नी है, कजिन आएगा ये। फिर आपका रिवर पढ़नी है। ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स पढ़नी है। लव सॉन्ग फॉर वाइफ 1 पढ़ना है। स्मॉल्स, ये अगेन स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन ए ग्रेट हाउस पढ़ना है। ऑबिचुरी पढ़नी है। अब पेपर 2 की अगर आप बात करें, पेपर 2 में सेक्शन बी की अगर आप बात करते हैं तो अगेन आपको 7 नोवेल्स पढ़नी है। उसमें से लॉर्ड जिम है, जोसेफ कॉनरेड की। जेम्स जॉयस की आपके पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, बहुत अच्छी ये नोवेल है। D.H. लॉरेंस की सन्स एंड लवर्स अगेन मुझे बहुत पसंद आई थी। E.M. फ्रॉस्टर की ए पैसेज टू इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छी आपकी नोवेल है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे पढ़नी है। राजा राव का कांथापुरा पढ़ना है और V.S. नायपॉल का आ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पढ़ना है। तो ये आपका सारा बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। अब बुक लिस्ट में आपको क्या कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर बाय W.H. हडसन, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं।
इसकी जगह आप राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ये भी पढ़ सकते हैं। फिर अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रमोद के नायर, इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सारे बुक्स की जो है आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। जो भी आपको नोवेल दिया गया है, ड्रामा दिया गया है, पोएम दी गई, उनको एक बार कम से कम आप ओरिजिनली जो लिखा हुआ है वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा आप जो है क्रिटिकल जितने भी क्रिटिकल एसेज होते हैं इनके ऊपर किसी अच्छे क्रिटिक ने दिया हुआ उनको आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ से अपने आप को ऐड किया था, रिसर्च पेपर्स पढ़े थे उस पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको बुक दी है तो उसके रिसर्च पेपर्स और पढ़े थे, तो उससे काफ़ी अच्छा हमारा आंसर बन गया था। अब ये बुक्स तो बहुत कम है, बुक्स मतलब इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, ये एक एडवांटेज है आपका लिटरेचर का। अब आपको अप्रोच कैसे करना है इस पेपर को। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है डिटेल में प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखने इंग्लिश लिटरेचर के और उसको सिलेबस से कनेक्ट करना है। मैंने क्या किया था कि सभी जो आपके बुक्स थी, जो भी आपका राइटर है, उन सब के जो भी क्वेश्चन आए थे पिछले 10 साल में वो एक पेज पर लिख के रख लिए थे। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के सारे पेपर्स एक क्वेश्चन एक पेज पर लिख लिए। फिर आपके बाकी जो भी नॉवेल्स थी, मिल ऑन दी फ्लॉस के सारे पेपर्स सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लिए थे। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे कंपाइल करने क्वेश्चंस को आप अपने बुक वाइज कंपाइल कर लीजिए। उसके बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जब आपने क्वेश्चंस को कंपाइल कर लिया है तो क्वेश्चंस को आप 2-3 बार पढ़ें, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि पढ़ते वक्त कोई भी नोवेल कोई भी पोएम पढ़ते वक्त आपको क्या देखना है। उसके बाद आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको कुछ चीज़ें देखनी है टेक्स्ट पढ़ते में, जैसे कि क्या टाइम पीरियड है उस टेक्स्ट को लिखने का। फॉर एग्जांपल अगर हम वेटिंग फॉर गोडॉट की बात करें तो उसका टाइम पीरियड अलग है, और किंग लियर की बात करें तो उसका टाइम पीरियड अलग है। तो कौन से टाइम पीरियड में वो लिखा गया है और उसमें बिहेवियर लोगों का कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं द टेम्पेस्ट की, तो उसमें जो है वो आपका कॉलोनियल मतलब 1800s 1600s में लिखा गया होगा। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि उस वक्त में फीमेल्स कैसे बिहेव करती थी, और वो आपको पता चलेगा मिरांडा के बिहेवियर से। फिर प्रैक्टिसेस क्या थी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि फादर जो है काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करते थे उस वक्त, और ये अगेन हम जो है उसके मिरांडा के एक बिहेवियर से ये चीज़ गॉज कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम कैसा था। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस में हम देखते हैं कि बिलीफ सिस्टम में फीमेल्स चाहे कितनी भी एजुकेटेड हों, बिलीफ सिस्टम यही था कि फीमेल्स को जो है मैरी ऑफ करना चाहिए, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छे हस्बैंड ढूंढने की। मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ द अवरवर्ल्स में हम देखते हैं कि मॉरल वैल्यू में जो मॉरलिटी थी उसको बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड रखा गया था। ये फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने आप को प्योर रखे। तो टेस्ट ऑफ द अवरवर्ल्स पे जब उसको प्योर वुमेन का नाम दिया गया था, दर्जा दिया गया था, तो उस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। तो आपको उस वक्त की मॉरल वैल्यूज़ देखनी है, और लोग उस वक्त कैसे बिहेव करते थे, इन जनरल सोसाइटी कैसे बिहेव करती थी। तो इसका आपको ये अगर आप सोच करके फिर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नोवेल या कोई भी ड्रामा है या कोई भी पोएम है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसके साथ साथ आप 2 अलग अलग टेक्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिल ऑन द फ्लॉस को और टेस्ट ऑफ द अवरवर्ल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में काफ़ी सिमिलर दिखाया गया है फीमेल्स के साथ किस तरह से बर्ताव होता था। उसी तरह से विक्टोरियन मोरालिटी को आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, मिल ऑन द फ्लॉस में और टेस्ट ऑफ द अवरवर्ल्स में। फिर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अलग अलग कैरेक्टर्स जो है अलग अलग टाइम पीरियड्स में कैसे बिहेव करेंगे। तो टाइम पीरियड चेंज होने से कैरेक्टर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पेपर 1 में अगर आप मिल ऑन द फ्लॉस को कंपेयर करें, पेपर 2 के अगर आप उससे कंपेयर करते हैं पैसेज टू इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि फीमेल्स जो है पैसेज टू इंडिया में काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं और मिल ऑन द फ्लॉस में काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं। तो ये अगर आप 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स में कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। आपका जो टेक्स्ट है वो कंपैरिजन भी अच्छा होगा और इससे आपका आंसर भी अच्छा बनेगा। अब आंसर लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड से शुरू करना है। उसके बाद आप ऑथर के बारे में लिखेंगे कुछ। फॉर एग्जांपल ऑर्डन को जो है पोएट ऑफ पैराडॉक्स कहा जाता था, ईट्स को मिथ मेकर कहा जाता था। तो अगर आपने ऐसे कुछ क्रिटिक से किसी ऑथर के बारे में कुछ सुना हुआ है तो उस ऑथर को आप डायरेक्टली वैसे लिख सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा हुआ है वो डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम के बारे में अगर कांतापुरा में पूछा गया है तो आपको डिवीजन बताना होगा विलेज का, किस तरह से कास्ट के बेसिस पे विलेज को डिवाइड किया गया था।
फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बाकी लिटरेरी राइटर्स और क्रिटिक्स जो है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को किस एस्पेक्ट में देखते हैं, और इससे आपकी जो है आंसर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ क्रिटिक्स का आप नाम याद रख लें और उन्होंने एक पैराग्राफ आप मेंटेन कर लें हर टेक्स्ट का कि किस क्रिटिक ने किस टेक्स्ट के बारे में क्या कहा है। तो कंक्लूजन में ये आपको जो है अपने आंसर्स में ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। कंक्लूजन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए या किसी फेमस क्रिटिक की कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। आपके जो व्यूज़ होते हैं वो बाकी जो एस्टैब्लिश व्यू है उससे अलग भी हो सकते हैं, बट आपको सारे व्यूज़ जो है बैकअप करने हैं, टेक्स्ट से उठा करके आपको जो है अपने व्यूज़ को दिखाना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें आपको केवल लिटरेरी मेरिट नहीं दिखाना टेक्स्ट का, बल्कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी दिखाना है वर्क का। इसीलिए आपको जो है अनलिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। अब देखिए, अगर आप लिटरेचर बैकग्राउंड के नहीं हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिटरेचर बैकग्राउंड की नहीं हूँ, तो मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला था आंसर राइटिंग में। क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं अपने जीएस में, तो हम किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखाएंगे, कल्चरल एस्पेक्ट दिखाएंगे, सोशल एस्पेक्ट दिखाएंगे, फिर हम जो है आपका बाकी सारे इन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये चीज़ें लिटरेरी जो बंदे होते हैं, जो लिटरेचर बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये सारी एनालिसिस नहीं कर पाते और इसीलिए आपके आंसर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टैंड आउट करते हैं। तो अगर आप अपने आंसर्स में अनलिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी दिखा देते हैं वर्क का, तो इससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। पोइट्री के लिए आपको बहुत सारी लाइन्स जो है बाय हार्ट याद करनी पड़ेंगी और उनको आप कोड भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में। आपके आंसर्स में सब्सटेंस होना चाहिए, फ्लावरी लैंग्वेज कम होनी चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिखते हैं बट आपने अच्छे से कोडिंग की हुई है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये ज़रूर करना है आपको, ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर पढ़ने हैं, कमेंट्रीज से काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल अगर आपने 2-3 बार रीडिंग नहीं लगाई है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब आपका जो है लिटरेचर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपका सबसे बाद में पढ़ना है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश को, तो सबसे पहले वो लिटरेचर को लेके बैठ जाते हैं। अब लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा वाइड, लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी वाइड होती है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो ऐसे में हमें सिर्फ शॉर्ट आंसर यहाँ से अटैम्प्ट करने, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। हमें सिर्फ उसको बाद में पढ़ना है जब हमने सारा सिलेबस कर लिया है। बाकी सिलेबस आपका 80% होता है, लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो केवल 20% है। तो ये 20% आप बाद में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनके लिए कोई वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख करके भी काम चला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं कि आप यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट कर दें। जब भी आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो आप जो है उनका फ्लो चार्ट बना लीजिए कैरेक्टर्स का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लास्ट मोमेंट पे भूले ना। मेरे साथ ये गलती हुई थी, मैंने कुछ आंसर्स लिखते वक्त कैरेक्टर्स को जंबल कर दिया था आपस में। तो आपको जो है, अगर आप कैरेक्टर्स की फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा और आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। उसी तरह से आपको कुछ जो है लिटरेरी डिवाइसेस का मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे यूफेमिज्म का मीनिंग क्या होता है, एल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इमेजरी क्या है। इमेजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अनसीन पैसेज करना है वहाँ पे इमेजरी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती है। सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लिख लिया, आप समझ लीजिए और इनको आप अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। बाकी आपके कुछ जनरल टिप्स क्या हैं आंसर राइटिंग के। पहली चीज़, आपके आंसर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका जो राइटिंग स्टाइल है, हैंड राइटिंग है, फॉन्ट है, वो वेरी नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी जो है विजुअल ब्यूटी को बढ़ा देती है। आपका आंसर नीट होना चाहिए, हर जगह कटिंग फटिंग अवॉइड करें, स्पेसिफिकली लिटरेचर के पेपर में, क्योंकि लिटरेचर के पेपर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक लिटरेरी स्टाइल में लिखें, तो वहाँ पर नीटनेस काफ़ी मैटर करती है। हैंड राइटिंग हो सके तो आप नीट लिखें। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है तो आपको लेजिबल तो लिखना ही होगा। ये सभी पेपर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। आपको कुछ रेफरेंसेस याद करने हैं राइटर्स के, थिंकर्स के और फिलोसफर्स के और पोएट्स के, उनको आप अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक पैराग्राफ जो है बना के रखना है हर टेक्स्ट का, किसी फेमस राइटर का या थिंकर का जिसने उस टेक्स्ट का क्रिटिकल एनालिसिस किया था। तो आप एक क्रिटिक का जो है अच्छा सा पैराग्राफ बना के रखिए, जिससे कि आप अपने आंसर को सप्लीमेंट कर सकें एक रेनाउंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रिएटिविटी आपकी शो होनी चाहिए। आप जो है खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने पीसेस ऑफ पोइट्री और वर्सेस को, अपने आंसर को जो है ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। जो भी आप लिखें वो इम्पैक्टफुल और डीप होना चाहिए।
ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपके आंसर्स में। बहुत ज़्यादा आपको वर्ड वेस्ट नहीं करने हैं। 250 वर्ड्स के आंसर होते हैं, स्टिक करिएगा लिमिट से, नहीं तो आपका पेपर जो है छूट जाएगा, क्योंकि लिटरेचर में बहुत कुछ लिखने के लिए होता है और टाइम पीरियड सिर्फ आपका 3 घंटे का है। तो इसीलिए आपको जो है वर्ड वेस्ट नहीं करने हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आपको आंसर करना ही करना है। जहाँ पे भी मान लीजिए आपने पूरा बैकग्राउंड पूरा बना दिया और क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो आपने आंसर नहीं दिया, तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो बैकग्राउंड, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए आपको पूरा जो भी क्वेश्चन पूछा है वो ज़रूर आंसर करना है। वर्ड लिमिट को आपको एडहेयर करना है। वर्ड लिमिट आप देख लीजिए, आपको जो है मैक्सिमम लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करनी है, सिमिली एलिट्रेशन, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। इससे आपकी टेक्निकल ग्रास्प दिखाई देगी आंसर में। अब इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। अगर आप कुछ सोच लेते हैं तो आप उसको ज़रूर पूरा कर सकते हैं। माइंड अपनी खुद की प्लेस होती है। माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड द हेल ऑफ हेवन। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है। तो अगर आपने सोच लिया कि आप जीत गए तो आप जीत ही गए, समझ लीजिए आप जीत गए। इफ़ यू वुड लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट इज़ ऑलमोस्ट अ सिंच यू वांट। फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिंस विद द फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर आपको मंजिल पानी है तो लक्ष्य की ओर निकल पड़िए, रुकिए मत, थमिए मत, चलिए, आप बस चलिए। तो इसके साथ ही आज हम जो है बात अपनी इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लिटरेचर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में, या आप चाहते हैं कि मैं आपका जो है आंसर्स, आपका जो है एक लेक्चर बना दूँ, लेक्चर सीरीज़ बना दूँ इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप उसको भी टेक्स्ट कर सकते हैं। हैव इट गुड डे एंड टेक केयर।